करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत कई सारे नगर हम पढ़ेंगे, जैसे कि कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया या मोहनजोदड़ो हो गया। अब इसमें से हमें वह नगर बताना है जो कि एक बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इसका आपका जवाब होगा लोथल, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो वर्ण व्यवस्था अभी हम देखते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये क्या है, एक वर्ण व्यवस्था है। तो वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर आधारित थी, जन्म पर आधारित थी, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो इसका जवाब हमें लिखना है व्यवसाय के आधार पर, मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले दो क्वेश्चन हैं, इनको मैंने ले लिया है। यहाँ पर यदि आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स तैयार करते जाइए, आगे आपको बहुत चीज़ें काम आने वाली हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, सर विलियम जोन्स, H. विल्सन, मैक्स मूलर या जनरल कनिंघम। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा जो है मैक्स मूलर का, ये आपका सही जवाब होगा। इसने सबसे पहले जो आर्य हैं उन्हें एक जाति कह के बुलाया था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? जो टैक्स लिया जाता था वैदिक युग में, वैदिक मतलब कि जो हमारे वेद हैं, और वेद के ज़माने में या वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करती थी, जो टैक्स लेती थी, उस टैक्स को हम क्या कहते हैं या टैक्स को क्या कहा जाता था, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं आपके, बलि, विद, बर्मन और कर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो बलि है इसे आपको सिलेक्ट करना है, ये आपका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर 4 वेद दिए हुए हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन से वेद में गायत्री मंत्र है। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद, ये आपका सही जवाब होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? जो भगवान बुद्ध हैं उनके जीवन से कई सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो इसको आसानी से और समझेंगे, डिटेल में समझ लेंगे। यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि हमें डिटेल में पढ़ना है तो फिर मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। अभी आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। घटनाएं दी हुई हैं जन्म की, महाभिनिष्क्रमण की, प्रबोध की, महापरिनिर्वाण की। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है जन्म का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि बौद्ध धर्म में बुल का जो संबंध है, बैल का जो संबंध है, वह बुद्ध के जन्म की घटना से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 7 और 8, इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 में, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? यहाँ पर 4 नगर के नाम दिए हुए हैं, वाराणसी, गया, नालंदा और तक्षशिला। तो भारत में प्राचीन काल में जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वह था नालंदा विश्वविद्यालय। अभी भी हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सा नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि नालंदा में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये 5वीं शताब्दी में, कभी शताब्दी पूछी जाए तो 5वीं शताब्दी याद रखना है। इसके बाद देखिए, मैं आपको डिटेल में भी इससे जुड़े कई सारे तथ्य बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम हो जाते हैं कन्फ्यूज। अभी आप कई सारे यूट्यूबर को देखेंगे, वह 1 घंटे आपको पढ़ाएंगे, 1 घंटे में से 10 क्वेश्चन कराएंगे और उनसे जुड़े कई सारे तथ्य बताएंगे। इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो माइंड होता है वह डाइवर्स होता है। इस कारण से मैं सिर्फ आंसर आपको बता रहा हूँ। यदि आप उस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम डिटेल व्याख्या सहित फिर क्वेश्चन लेकर भी आएंगे। चलिए 8वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। अब यहाँ पर 4 नगरों के नाम दिए हुए हैं, रामेश्वर, कांची, मदुरई और श्रवणबेलगोला। ठीक है, इन चारों में से दक्षिण भारत में, दक्षिण मतलब साउथ के नगर हैं लगभग सभी, और जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 4 का श्रवणबेलगोला। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं 9वां और 10वां। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ठीक है, क्या प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यहाँ पर 4 शासकों के नाम दिए हुए हैं जो कि प्राचीन भारत के शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या फिर बिंदुसार, ये 4 शासक के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें टिक करना है ऑप्शन क्रमांक आ। क्या है इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य, इसने जो है यूनानियों को युद्ध के द्वारा भारत से बाहर निकाला था। प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे, अशोक का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर अशोक के हृदय परिवर्तन की बात जरूर कही जाती है। अशोक का हृदय परिवर्तन इस प्रकार से हुआ था कि उसने अस्त्र त्याग दिए थे, युद्ध करना छोड़ दिया था। बस वही घटना हमें बतानी है। तो वो कलिंग का युद्ध था जिसके कारण से अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन बा हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसे हमें टिक करना है। आगे के प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 और 12। ये क्या पूछ रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? ये था, इसमें 4 ऑप्शन समझ लीजिए पहले देखिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। कोटिल, ये भारत के ही अर्थशास्त्री हैं। सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज और जस्टिन। तो इसमें से हम टिक करेंगे, जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सा यानी थर्ड ऑप्शन मेगास्थनीज। ये क्या है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। इसके बाद इंडिका किसने लिखी? तो जो इंडिका पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है, इसको ध्यान में रखना है। जो इंडिका है ये एक पुस्तक का नाम है और ये किसने लिखी है ये पूछा जा रहा है। आयित सिंह, मेगास्थनीज, फाहियान या वैनसांग। तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था उसी ने ये इंडिका पुस्तक लिखी हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 और 14। इनको देखते हैं, इनका आंसर क्या होगा। तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक और कनिष्क। तो आपने यदि अशोक का इतिहास पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि कई सारे शिलालेख अशोक के ज़माने के पुरातत्व विभाग ने खोजे हुए हैं, इतिहास में उनका दर्ज है, उन्हें का हम अध्ययन करते हैं। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो फिर मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अशोक के जो स्तंभ हैं वह कहाँ कहाँ हैं और उनसे क्या क्या जानकारी मिलती है। आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। आप कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, मैं उस प्रकार की वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा यानी कि तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है हमारा सा, अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ये क्या पूछ रहा है? चरक जो हैं एक चिकित्सक हैं और ये किसके शासनकाल में थे? तो उस राजा का नाम हमें बताना है। यहाँ पर हर्ष दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, अशोक दिया है और कनिष्क दिया है। तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा कनिष्क, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 और 16 को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 शासकों के नाम दिए हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त। तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वह शासक है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि द आपका सही जवाब होगा। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं हैं उनका निर्माण किया गया है? ठीक है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है ये चीज़ें मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें हमारी क्वेश्चन बनाने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। हमने क्वेश्चन बनाना सीख लिया तो हम आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक, 4 शासक यहाँ पर दिए हुए हैं, गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुप्त। ठीक है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया गया है? तो गुप्त के। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 और 18 को देखते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता था? यहाँ पर सबसे पहले नहीं दिया है,
केवल लंका को पहले जीता था। मतलब कि ये राम के ज़माने में मत चले जाना आप, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। वो अलग है और ये राजा अलग हैं। राम के ज़माने का इतिहास के तौर पर हमारे पास सिर्फ रामायण है, जिसको हम अपना धार्मिक ग्रंथ भी मानते हैं। तो रामायण बहुत पहले का, जो हमारे जो काल है, जिसे हम त्रेता युग, द्वापर युग इस प्रकार से बांटते हैं, उसमें डिवाइड है। तो उसका पूरा इतिहास तो हमारे पास है नहीं। जब लोग धीरे धीरे विकास करना प्रारंभ किया और इतिहास को संचित करना प्रारंभ किया, तब के बाद का ये इतिहास है। मतलब ये राजा महाराजाओं तक का, जहाँ तक कि लोगों ने दिमाग लगाया और वहाँ तक इतिहास को खोज पाए हैं, तो वहीं तक का है। तो निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने, अब चोल राजा मतलब चोल शासन काल का है ये है, तो यहाँ पर हम जवाब देंगे इसका ऑप्शन बी जो है, राजराज प्रथम ने पहले लंका को जीता था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। अब इसमें क्या पूछा है, हमारे वर्तमान के राज्य दिए हुए हैं। वर्तमान में जो भारत के राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अभी ये वर्तमान स्थिति में हमारे राज्य हैं भारत के, ठीक है। तो इसका हम जवाब देंगे अभी राजस्थान में, यानी वर्तमान के राजस्थान में दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले 2 प्रश्न और देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो इसके बारे में मैं आपको पहले कई बार बता भी चुका हूं, और यदि आप नहीं बता है तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो इसका जवाब आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजा या चंदेल राजपूत। तो यहाँ पर होलकर और सिंधिया तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि इनका इतिहास इतना पुराना नहीं है जितने पुराने हमारे खजुराहो के मंदिर हैं। बुंदेला राजा ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये लगभग यहाँ पर हम जाएंगे जैसे कि छतरपुर, यहाँ के शासक थे। और चंदेल जो राजपूत थे, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्होंने खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण कराया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका सही जवाब देना है, ठीक है। 900 इसमें यदि आपको सन पूछा जाता है किस सन में कराया था, तो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में इनका निर्माण हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए मैं व्याख्या भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम व्याख्या करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने व्याख्या नहीं की है। हम सिर्फ आंसर याद रखेंगे तो हमें जो मुख्य क्वेश्चन है उसका आंसर याद रखेगा। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। यहाँ पर क्या बताना है, हमें आक्रमणकारी बताना है और उसका नाम बताना है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार और मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे ऑप्शन सा, जो कि तीसरा है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार। इसने जो है नालंदा जो विश्वविद्यालय था हमारा नालंदा में, ठीक है, वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है, तो इसको आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। सबसे पहले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था। यहाँ पर गौर करना है, भाषा पूछी गई है यहाँ पर अन्न, ठीक है। अन्न मतलब कि खाने वाले खाद्यान्न पदार्थ। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन देखेंगे तो आपको जौ, जई, राई, गेहूँ 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। 4 में से जो पहला ऑप्शन है जौ का, इसे आप सिलेक्ट कीजिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने जो पहले नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी पुस्तक क्लास 6 के इतिहास के नोट्स, वहाँ पर ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान हमें बताना है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह है लुम्बिनी है। ये भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस कॉन्सेप्ट हमें ये ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो हमें आंसर याद होना चाहिए, या फिर हमारे दिमाग में ऐसा फिट होना चाहिए कि हम तुरंत उसको टिक कर सकें। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यदि मैं बताऊँगा, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे कई सारे जो चैनल हैं वहाँ पर आप यदि पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो आपको जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किस धातु का विशाल भंडार था, और इससे जुड़े कई सारे तथ्य आपको बताते हैं, ठीक है। उस प्रकार से मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है, माइंड हमारा डाइवर्ट होता है। अब माइंड डाइवर्ट होता है तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, और दूसरे जो तथ्य हमें मिलते हैं हम उन्हें भी समेटने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम समेट नहीं पाते हैं। इसीलिए
मैं आपको इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो चीज़ पूछी जा रही है वो याद रहे, वो आपके दिमाग में फिट हो। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किस धातु का विशाल भंडार था। तो यहाँ पर आप टिक कीजिएगा लोहा। ठीक है, किसका करेंगे आप, लोहा का, ये आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को क्या माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन दिए हैं, इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक और दर्शन शास्त्र का जनक। 4 ऑप्शन हैं, 4 में से आप इतिहास को ध्यान में रखिएगा कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है, इतिहास का जनक माना जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे तो आसानी से आप जवाब लिख पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक, ये जो शब्द है कौन था। अब स्थानिक कौन था, एक प्रकार से यदि प्रश्न पर हम जाएंगे तो ये क्या हो गया है, एक जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। तो यहाँ से हमें देखिए, यदि हमने मौर्य वंश को अच्छे से समझा हुआ है तो हम आसानी से जवाब इसका दे पाएंगे। स्थानिक जो है, स्थानिक क्या है, एक प्रकार से मौर्य कालीन में जिला प्रशासक हुआ करता था। जैसे अभी वर्तमान में जिला कलेक्टर होते हैं, उसी प्रकार स्थानिक हुआ करता था। तो मौर्य वंश में होता था स्थानिक और वर्तमान में होता है कलेक्टर। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कला की गांधार शैली, गांधार शैली जो पनपी हुई थी, इसमें आप जवाब दीजिएगा कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे। तो प्रश्न क्रमांक 7 क्या पूछ रहा है, गुप्त काल के चांदी के सिक्के जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन दिए हैं दीनार, रुपयक, शतमान या फिर करसापन। तो यहाँ पर आप रुपयक इसको टिक कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका कोई मार्क्स यहाँ पर कट नहीं होगा। ठीक है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फाहयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुम्हारगुप्त। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस एक को आप ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाहयान इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था। तो ये तो सभी लोगों को लगभग रटा ही होगा मेरे हिसाब से कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो आप आराम से लिख सकते हैं इसका जवाब सारनाथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे। अब महावीर कौन थे, ठीक, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 21वें तीर्थकार, 24वें तीर्थकार, 23वें तीर्थकार और 22वें तीर्थकार। तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं महावीर स्वामी, और ये कौन से थे, 24वें नंबर के तीर्थकार थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा, 24वें तीर्थकार थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बराह मिहिर कौन थे। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन दिया है बराह मिहिर थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका बहुत टाइम बचता है। एक बार में क्वेश्चन आपको पढ़ने में आ जाता है, आपको समझने में समय नहीं लगता है। और देखिए अब इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, एक एस्ट्रोनट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, एक प्राचीन खगोलविद हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन नंबर था आपको सिलेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित पुस्तक जो है इसको किसने लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम है हर्षचरित, और इसको लिखने वाला कौन होगा, लेखक होगा। तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर आ बाणभट्ट को, ये आपके हर्षचरित के लेखक हैं। तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, हैनशांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऊपर भी इस प्रकार का एक प्रश्न हमने देखा हुआ है और नीचे भी ये प्रश्न लिया है मैंने। प्रथम देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज तो खुद एक क्या था, विदेशी था जो कि भारत में आया था।
तो यहाँ पर हमें हर्षवर्धन को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करेंगे हम? हर्षवर्धन को। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? क्या पूछा गया है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ये जो नाम है ये किसे दिया गया था? इन चारों में से कौन? चारों में से जो ऑप्शन में दिए हैं, फायान, इत्सिंग, हैंडसांग या फिर मैगनीज। ठीक, तो यहाँ पर हम किसको सिलेक्ट करेंगे? हैंडसांग को। ठीक है, किसको सिलेक्ट करेंगे? हैंडसांग को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेघदूत का लेखक कौन है? ये भी एक पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक है मेघदूत। अब इसके लेखक हमें बताना है। पहला लेखक दिया है हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट या फिर कालिदास। ठीक, तो ऑप्शन नंबर द कालिदास को आप याद रखिएगा, इसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? यहाँ पर ये प्रश्न है, इसका हमें जवाब देना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं हमें। 4 ऑप्शन में है बेलूर, हेलीवीड, सोमनाथ और कोणार्क। ये मंदिरों के नाम हैं। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे सोमनाथ, तो ये आपका राइट आंसर होगा। सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किए थे और यहाँ से कई सारी धन दौलत वह लूट कर ले गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो यहाँ पर 2 शख्स हैं, दोनों के नाम है हमारे पास, एक मोहम्मद गौरी और दूसरा पृथ्वीराज चौहान। तो ये तो कंफर्म है कि ये जो युद्ध हुए थे, हमने 2 युद्ध पढ़े हुए हैं, एक तराइन का युद्ध, दूसरा भी तराइन का दूसरा युद्ध। ये दोनों ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। तो दोनों ही ऑप्शन पे हमें जोर देना है। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, यानी कि तराइन का 1191 का जो युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी हारा था, और दूसरा जो युद्ध था तराइन का 1192 का, इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार मिली हुई थी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है किसका? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो दूसरे युद्ध में, मतलब कि तराइन के 1192 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हार हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यहाँ पर आप जो पहला ऑप्शन है अल्तमस, जिसे इल्तुतमिश के नाम से हम इतिहास में पढ़ते हैं, इसकी ये बेटी थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक्सा या नानक। तो इनमें से कोई धर्म सुधारक है, कोई कवि है, ये सब हम इनके नाम दिए हुए हैं। तो भारत का तोता जो है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये एक कवि थे, इनको भी ध्यान में रखना है, इनका इतिहास भी पढ़ के रखना है, इनसे कई सारे जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? अब मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप चुनेंगे मध्य एशिया से। ठीक है, तो आपका ये सही जवाब होगा। यात्री जो है, एक इब्न बतूता जो है वह एक यात्री था, एक प्रकार से भ्रमण करता था। तो ये भारत में भी भ्रमण करने के लिए आया था और मध्य एशिया से आया था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? जो विजयनगर साम्राज्य है जो कि दक्षिण भारत में है, ठीक है, जैसे कि कर्नाटका, यहाँ के दक्षिण भारत का ये जो क्षेत्र था ये बहुत बड़ा साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ का जो मध्यकालीन नगर था वो नगर अभी भी अवशेष बचे हुए हैं। तो उसे आजकल किस नाम से, यानी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगिरी, हलेविदु या हम्पी या कोंडाविडु। इन 4 नामों में से एक हमें सिलेक्ट करना होता है। तो यदि आपने पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। वर्तमान में हम इसे हम्पी के नाम से जानते हैं। तो विजयनगर के जो अवशेष हैं वो हम्पी नगर में उपस्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था?
4 शासकों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, राणा कुंभा, राणा सागा, राणा रतन सिंह और राणा हमीर। तो यहाँ पर आप टिक कीजिएगा ऑप्शन फर्स्ट राणा कुंभा, इसने जो है विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी राज्य ये भी दक्षिण का राज्य है, यानी कि बहमनी साम्राज्य भी आप पढ़ते हैं, जैसे दक्षिण में 2 ही साम्राज्य मुख्य थे, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसके लिए आप टिक करेंगे अलाउद्दीन बहमन शाह। ये पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया है। कोहिनूर हीरे का एक बहुत बड़ा इतिहास है, इस पर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे और पूरी चर्चा करेंगे कोहिनूर का क्या इतिहास रहा है। वर्तमान में ये इंग्लैंड में है और इंग्लैंड की जो रानी का ताज होता है उसमें अभी जड़ा हुआ है। तो ये निकाला कहाँ से गया है, ठीक है, वो जगह हमें बतानी है। उड़ीसा से, छोटा नागपुर से, बीजापुर से या गोलकुंडा से। तो यहाँ पर आप टिक कीजिएगा गोलकुंडा खान से इसको निकाला गया है, तो ये आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ पर युद्ध दिए हुए हैं, एक तो दौरा का युद्ध, सूरजगढ़ का, या कन्नौज का, या चौसा का। तो यहाँ पर कन्नौज के युद्ध को आप ध्यान में रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया। जो रामायण है जो अभी हम पढ़ते हैं उसे फारसी भाषा में एक कवि ने लिखा हुआ है, तो वो फारसी भाषा का जो अनुवाद है किसने किया है, तो कवि का नाम हमें बताना है। अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ या फिर ईश्वर दास। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 2 बदायूनी को ध्यान में रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। दीन ए इलाही ये एक धर्म था एक प्रकार से जो मध्यकालीन भारत में उभर के आया था। नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था, उस शासक का नाम हमें बताना है। मुगल काल का ये धर्म था, हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर 3 अकबर, तो आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल शासक कौन था। तो उसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। यहाँ पर अकबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। तो इन तीनों का इतिहास पहले का है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, भारत में उसका गठन हुआ, उस समय भारत में मुगल जो शासक था वह औरंगजेब था। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। मुगल शासक की दरबारी या अदालती भाषा कौन सी थी। एक प्रकार से राज्य भाषा कौन सी थी। जैसे वर्तमान में भारत की राज्य भाषा हिंदी है, उसी प्रकार मुगल शासन काल में कौन सी दरबारी भाषा थी जो दरबार में या फिर न्याय के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तो आपको ध्यान में रखना है फारसी। तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फारसी भाषा मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 15। भारत में गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। तो जगह का नाम हमें बताना है। कोणार्क, हैदराबाद, पुरी या बीजापुर। तो बीजापुर का गोल गुम्बद उसके बीजापुर से ही प्रसिद्ध है और गोल गुम्बद और बीजापुर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। भारत में गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है, जगह पूछी गई है तो बीजापुर में स्थित है। राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। टका या रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था। तो इतिहास में जो अभी बताया जाता है, पढ़ा जाता है, इसके हिसाब से हम देखें तो शेर शाह सूरी के द्वारा इसको चलाया गया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 17। मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली, यहाँ पर ध्यान में रखना है मनसबदारी प्रणाली। जब आप अकबर का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको मनसबदारी व्यवस्था पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूछा गया है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया।
जब हमने बता दिया है तो आपको जवाब भी बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि अकबर ने इस प्रणाली को प्रारंभ किया था, और यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ये मराठा साम्राज्य को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ हमको मिलती है। वहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है, बालाजी बाजीराव, ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत रहता है, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, बालाजी द्वितीय, इस प्रकार के नाम हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 19, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? यहाँ पर देखिए, यदि व्यक्तियों के नाम दिए जाते हैं तो फिर आपको हरिहर और बुक्का याद रखना है, और यहाँ पर वंश का नाम दिया है तब आपको संगम वंश, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हरिहर और बुक्का दोनों संगम वंश से थे, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यहीं से हुई थी, तो संगम वंश ने की थी, ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न भी है ये, रज्मनामा निम्नलिखित में से किस का फारसी अनुवाद है? नीचे 4 पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं, धर्म ग्रंथ हैं एक प्रकार से हिंदू धर्म के, तो रज्मनामा जो है, जो कि फारसी में अनुवाद किया गया है, ये महाभारत का अनुवाद है या रामायण का या कथा सरित सागर का या पंचतंत्र का? तो यहाँ पर आपको टिक करना है महाभारत का। जो रज्मनामा है वह महाभारत का फारसी अनुवाद है। जैसे अभी हम पढ़ते हैं संस्कृत में है, संस्कृत के बाद महाभारत जो है, जैसे रामायण है, रामायण संस्कृत में है, संस्कृत के बाद अवधी में है, अवधी भाषा में, उसके बाद हिंदी में भी, तो उसी प्रकार महाभारत को जो है फारसी में अनुवाद किया गया है, एक भाषा से दूसरी भाषा में एज इट इज जब उतार दिया जाता है तो उसको अनुवाद कहते हैं। तो ये किसका है? महाभारत का अनुवाद है, जिसे हम रज्मनामा, ये फारसी भाषा में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के लिए ये टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपीएससी परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो इन्हें आप ठीक से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।